बट ड्यू टू एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ टेंजेंशियल भी आ गई है, सेंट्रीपिटल भी आ गई है, और ट्रांसलेशन मोशन का ए भी आएगा, दैट इज ACM। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ 3 तरह के एक्सेलरेशन आपको दिखेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डायग्राम एक साथ सुपर इम्पोज कर दूं तो चलो मैं 1-2 पॉइंट के एक्सेलरेशन निकल, सपोज आपको बॉटम मोस्ट पॉइंट का किसका निकालना है, सबसे नीचे वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालना है। आर ओमेगा स्क्वायर, आर अल्फा टुवर्ड्स लेफ्ट, लास्ट डायग्राम ACM टुवर्ड्स राइट। देखिए, सिंस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट does not slide, स्लाइड तो होगा नहीं, ये हमेशा फिक्स रहेगा। जब तक ये रहेगा तब तक ऐसे रहेगा। ACM माइनस आर अल्फा क्या हो जाएगा, 0। प्योर रोलिंग होगा तो ACM आर अल्फा कर देना। यहाँ देखिए आर ओमेगा स्क्वायर फिर भी बच जाएगी, है ना। अगेन आर ओमेगा स्क्वायर बॉटम मोस्ट पॉइंट की रहेगी। ये तो खत्म हो गया, हॉरिजॉन्टल वाला खत्म हो गया ना, बट स्टिल इट हैज एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा बॉटम मोस्ट पॉइंट का, वो कम से कम आर ओमेगा स्क्वायर तो रहेगी ही, प्योर रोलिंग होने के बाद भी। नोट कर, मैंने आपसे वेलोसिटी की बात की, इंस्टेंटेनियस एक्सिस की बात की, अभी मैंने एक्सेलरेशन बताया आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग। तो एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इन ड्यूरिंग प्योर रोलिंग velocity of center of mass should always be equal to r into omega if surface is at rest। कौन सा सरफेस जिस पर आप रोलिंग करेंगे, जैसे प्लैंक पर था केस अलग हो गया था, देखा था ना, प्लैंक पे अलग केस बन जाएगा। अगर सरफेस स्टेशनरी है तो VCM आर ओमेगा होना चाहिए ऑलवेज। तो मैं आपको चलो मैं 1 बाय 1 समझाता हूँ। सपोज करो कि हमने यूनिफॉर्म रोलिंग डिस्कस कर रहे हैं ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो आपको याद है फोर्स लगाया था तुम लोगों ने, टॉर्क में किया था, थोड़ा ऊपर लगाऊं फोर्स, यहाँ लगाया था फोर्स, लगाने के बाद फ्रिक्शन का एक डेरिवेशन किया था, F I सेंटर ऑफ मास माइनस कैपिटल मास RR ओवर ICM प्लस MR स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको देखा हुआ लग रहा है, बोलो। यस सर। यहीं से पता लग जाए। आप देखो, क्या तुमने कोई फोर्स लगा रखा है, फोर्स लगाओगे तो 100% फ्रिक्शन आ सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि ऊपर न्यूमरेटर में I माइनस MRR क्या है ना, I माइनस MRR क्या है। देखिए, अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे, अगर फोर्स लगाया ही नहीं आपने, सिंपल रोल करा दिया, बस वेलोसिटी देखिए रोल करा दिया, सरफेस है, फोर्स अप्लाई किया नहीं, तो फ्रिक्शन 100% जीरो होगी, कोई डाउट वाली बात है नहीं।
रोलिंग विल कंटिन्यू, फ्रिक्शन रहेगा 0। मैथ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फार्मूले के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप यूनिफॉर्म रोलिंग कराएंगे, मतलब फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, सेंटर ऑफ मास एक्सलरेट नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा, तो एफ क्या होगा? 0, नो फ्रिक्शन। यहाँ 3 केस हमने बनाया था, अगर तुम्हें याद है तो याद होगा शायद। जैसे आईसीएम ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, है ना? फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, ग्रेटर में फॉरवर्ड होगा। आईसीएम एमआरआर इक्वल हो गया तो अगेन 0 हो जाएगा, तो फोर्स लगाने के बाद भी 0 हो जाता है, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? ये पढ़ा हुआ पहले देख लेना। मैं भी आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि आप प्योर ट्रांसलेशन मोशन से प्योर रोलिंग में जाते हैं, प्योर ट्रांसलेशन हो रहा था, मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ प्योर रोलिंग में। प्योर ट्रांसलेशन टू प्योर रोलिंग। ट्रांसलेशन का मतलब होता कि बेटा तुमने जैसे वेलोसिटी दे दिया है, ओमेगा इसमें नहीं है, नो ओमेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दिया, बट रोटेशन नहीं था, सरफेस पे डाल दिया, सरफेस रफ है, रफ सरफेस है। हमने क्या देखा, थोड़े टाइम बाद इसके अंदर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। एक स्टेज आया जब इसके अंदर प्योर रोलिंग, यहाँ लिख दिया प्योर रोलिंग हो गई। प्योर रोलिंग होने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। वी क्या है? वी सेंटर की वेलोसिटी है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर। फ्रिक्शन कहाँ लगाएं? कहाँ फ्रिक्शन लगाना चाहिए? पहले डायग्राम बताओ। से पीछे, क्योंकि तुम्हारे पास ओमेगा नहीं है, तुम ओमेगा प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें इसको फोर्स लगाना पड़ेगा बैकवर्ड। फिर ये फोर्स दो काम करेगा। नंबर 1, रोटेशनल मोशन को हेल्प करेगा, सपोर्ट रोटेशनल मोशन। बट एट द सेम टाइम इट इज अगेंस्ट द स्पीड, स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अगेंस्ट रहेगा। समझे आप? किसके रहेगा अगेंस्ट? टू लीनियर मोशन। लीनियर के अगेंस्ट रहेगा, रोटेशन को सपोर्ट करता रहेगा। फिर एक देखिए स्टेज आ जाएगी, स्टेज आगे जन v इक्वल टू आर ओमेगा। जब v इक्वल टू आर ओमेगा हो गई, इसके बाद फ्रिक्शन का रोल खत्म हो जाता है। नो रूल ऑफ फ्रिक्शन, खत्म। फ्रिक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे यूनिफॉर्म मोशन होगा, आगे यूनिफॉर्म मोशन होगा, v हमेशा आर ओमेगा होती रहेगी, फ्रिक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? हो गया क्लियर सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है? मैं रफ करूं पेज?
अच्छा, इसमें काम और कर लो, सुनो, इसमें कुछ और काम कर लो, डायग्राम बना रखे, यही काम खत्म करो। मान लो कि बॉडी सपोज हॉलो सिलेंडर है, तुमने शायद एक किया भी होगा कि इसकी वेलोसिटी निकालना था, किया है पहले कभी? यहाँ करवाया था हमने, वेलोसिटी बताओ क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम में किया होगा। यहाँ की वेलोसिटी बताओ और टाइम ऑफ रोलिंग बताओ, कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। टाइम बताना है, कितने टाइम बाद रोलिंग स्टार्ट होगी, नंबर 1। इसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या, बॉडी हॉलो सिलेंडर, ये काम जरा कर लो। जो अपने आप को चेक करना कर सकते हो, देखो, ट्राई करके देखो। यस, तो बेटा एक काम करो, स्टेज 1 स्टेज 2 में जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो by using principle of conservation of angular momentum about point of contact। ये सेंटेंस डाल देना, about point of contact। तो फर्स्ट पोजीशन में बेटा ओमेगा नहीं है, नो ओमेगा ना, ओमेगा 0। क्या होगा यहाँ, यहाँ होगा MVR। एंगुलर मोमेंटम है, आई ओमेगा नहीं है, आई ओमेगा क्या है, 0 है। सेकेंड केस में जाइए, सेकेंड केस यहाँ वाला देखो, इसमें देखिए MVR भी है प्लस आई ओमेगा भी है, रोटेशन भी है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है। आपको ओमेगा निकालना है तो आप V हटा देना, और ओमेगा नहीं निकालना, वेलोसिटी निकालना, तो ओमेगा V/R से रिप्लेस कर देना। तो आई की वैल्यू जो भी इसमें गिवन है डाल दो। क्या आई दिया है, mr², क्योंकि हॉलो सिलेंडर मतलब होता है रिंग जैसी, है ना, हॉलो सिलेंडर मतलब जस्ट लाइक रिंग। आई यहाँ डाल के जल्दी से वेलोसिटी निकाल लो। V0/2। सभी बच्चे सॉल्व करो। यस सर, V0/2 आ रही है। अब आप लोग टाइम निकालना सीखो। देखो, वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन बैकवर्ड है, सो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस रिटार्डेशन, रिटार्डेशन होगा फ्रिक्शन फोर्स बाय मास मल्टीप्लाई बाय T। इट इज V0/2, V0 माइनस फ्रिक्शन फोर्स होगा μmg। यहाँ से सॉल्व करिए टाइम के लिए। तो ये V0/3 नहीं आएगी? 3 कर लो, जो नहीं तो आया कर करो लो, मत, पहले देख लो, मेरा गलत हो सकता है। जो आया कर लो यार, तुम लोग बड़े हो गए, बच्चे थोड़ी ना हो यार, तुम लोग कमाल करते हो। इनर्शिया डालो, जो आया आया, उसमें सोचने वाली क्या जरूरत है। इनर्शिया तो डालो, उसके जो आएगा पॉइंट आएगा। ऑफ कांटेक्ट के अलॉन्ग ही तो निकालना है ना। हाँ, तो V0। चलो दूसरा केस लिखना, प्योर रोटेशन टू प्योर रोलिंग, प्योर रोटेशन टू प्योर रोलिंग। सिमरन समझ में आया?
यस सर। क्या पिछला क्या अरे वो समझ आया? प्योर रोटेशन का सर। हाँ यहाँ क्या क्या गड़बड़ यस किया? सर, V नॉट बाय 3 आएगा, I गलत V ले नॉट लिया बाय सर। 3 आ रहा है सर। वो आई ना अलोंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अलोंग लेना था। किसने तुम्हारी आत्मा से आवाज आई है? गूगल से देखा है? किसने सर? मैंने नहीं सर खुद किया था। तो खुद पे इतना भरोसा तुम लोग कैसे करते हो? सर V नॉट बाय 3 तो आई थी तो आ गई। कब आई थी? अभी तो आई थी। अभी आई है? नहीं सर पहले जब बोला था। और कितने लोग डाउट है कि ये बाई 3 आना चाहिए? और है कोई जिसको डाउट है बाई 3 आना चाहिए? यस सर, V नॉट बाय 3 आना चाहिए। तुम्हारा सुन लिया भैया, तुम महान आत्मा हो, तुम्हारे सुन लिया, सिमरन की सुन लिया। और कोई है? यस सर, V नॉट बाय 3 आएगा। यस सर। V नॉट बाय 3 नहीं आएगा, है ना? अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट तुम लोगे तो ऐसे भी ले सकते हो। देखो ये इनर्शिया सेंटर वाली MR स्क्वायर प्लस नीचे आ जाओ प्लस MR स्क्वायर इंटू ओमेगा 2MR स्क्वायर ओमेगा। तो फिर ये मत लेना, इसको हटा देना। फिर समझ बात आई? MVR मत लेके बैठ जाना, फिर यही लेना बस यहाँ पे। हाँ जब MVR ले लिया तो आई ओमेगा अलग लिया जाता है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया जाता है, लिख दो सेंटर ऑफ मास। MVR लिया तो आई ओमेगा अलग, MVR अलग। तो आंसर V नॉट बाई 2 जिसका है वो सही आंसर। देखिए देखो, प्योर रोटेशन टू प्योर रोलिंग। प्योर रोटेशन का मतलब इसमें ओमेगा ओमेगा है, इट हैज ओमेगा, बट प्योर रोटेशन का मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ नहीं है। फ्रिक्शन लगा दो आप। फ्रिक्शन लगाना है, जो तेरे पास नहीं उसकी चिंता करो। तुम्हारे पास क्या नहीं है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देने के लिए मुझे फ्रिक्शन लगाना होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मैंने फ्रिक्शन लगा दिया। अब ये बैठ जाओ। क्या करेगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को इंक्रीज करता रहेगा। कर दिया, V डेवलप कर दिया, लेकिन रोटेशन के अगेंस्ट है। देख रहे हैं, रोटेशन क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन इधर से लगा दिया। सो ओमेगा विल डिक्रीज, ओमेगा डिक्रीज होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, एक पॉइंट होगा V इक्वल टू R ओमेगा आ जाएगा। अगेन आफ्टर दैट फ्रिक्शन विल बी 0। इस पॉइंट के बाद फ्रिक्शन का रोल हो गया खत्म, फ्रिक्शन की कहानी हो गई फिर खत्म। तो अंकल कल ही ले जाना, फिर पापा मेरे से कहेंगे। कल ही ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। हो गया, समझ आया? तो अब फिर वही काम करो। चलो चलो वेलोसिटी निकालो, निकालो वेलोसिटी, टाइम निकालो। करवा दो मुझे, करवा दो। कर रहा हूँ, यहाँ लिखो आप डिस्क। हैं? वेट लगा ले। सिमरन तेरे पास बुक पड़ी है बेटा, ये वाली?
कौन सी सर? जो मिला पैकेज, हाँ जी। पेज नंबर 239 निकालो। V0/3 निकाल दिया? R ω0/3। हाँ सर। ऊपर सबसे पहले देखो, दूसरा और तीसरा केस देखो, समझ में आ रहा? देखो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा गया, देखो। कौन सा पेज नंबर सर? 239। सेकेंड थर्ड केस देख रही है? हाँ सर। देख, आई सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा प्लस MVCM आर नीचे लिख दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C। सेकेंड डायग्राम में क्या है? सेकेंड डायग्राम में भी यही है, बस आर उसने ऊपर उठा दिया तो यहाँ स्मॉल आर हो जाएगा, MVR में स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल आर नहीं आएगा, क्योंकि ओरिजिन से लिखेगी तो स्मॉल आर हो जाएगा, प्लस ICM ओमेगा रहेगा। और ए पॉइंट के अबाउट लिखेगी तो वहाँ कैपिटल आर आएगा। दोनों बातें समझ आ गई, नहीं आया? हाँ सर, आ गई। मुस्कुरा रही है? इसे मुस्कुराते हो तुम लोग? चलो अच्छा, यहाँ देखो जल्दी से। तो इसने निकाल लिया आंसर। इसका विषय यहाँ आई ओमेगा होगा MR²/2 इंटू ओमेगा नॉट। सेकेंड केस में देखो, सेकेंड केस में रोटेशन भी हो रहा है, आगे भी जा रहा है, तो MVR भी रहेगा, MVR प्लस आई ओमेगा। आपको V निकालना है तो हम इसमें I को रिप्लेस कर देंगे MR²/2 से, ओमेगा V/R से रिप्लेस करेंगे। सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 + 1 3, तो R ω0/3, राइट? ये आंसर आया, R ω0/3। हटा दो पेज। समझ में आई बात? नहीं आई? टाइम निकाल लो, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी 0। आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन है, प्लस फ्रिक्शन फोर्स बाय मास म्यू जी मल्टीप्लाई बाय t। इस टाइम भी आप निकाल सकते हैं। अब मैं रफ करूंगा पूरा पेज, थोड़ा स्पीड लूंगा, आप बहुत आराम से कर रहे हो। तो ये था रोटेशन चैप्टर, हर चीज मैंने पढ़ा दिया है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, सारी चीजें। क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट डे से करेंगे, नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ। अभी मैं आपको ग्रेविटेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, 2-3 दिन है, ट्राई मारिए। थर्सडे फ्राइडे वाली क्लास में इसके असाइनमेंट डिस्कशन कर लेंगे किसी एक का, समझे आप लोग? ये 2-3 पेज छोड़ दिया करो, कभी कोई चीज याद आ जाती है तो उसको लिखना पड़ता है। लिखिए आप ग्रेविटेशन। रुक जाए, एक डाउट बता दूं, मेरे सपने में आदित्य आता रहता है। सुनिए आदित्य, लास्ट डे क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे लास्ट में? सर इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन का वर्क 0 होता है कि नहीं होता? प्योर रोलिंग है कि नहीं है? प्योर रोलिंग है सर। सर भेज दिया सर, क्वेश्चन देख लो एक बार। बता दो कौन सा 2 केस होते हैं? एक तो प्योर रोलिंग और एक वैसी। दोनों भेज दिए सर। जब रोलिंग प्योर लगा दिया तो फ्रिक्शन क्या करेगा वहां पे, कैसे वर्क करेगा फ्रिक्शन? आपको लास्ट टाइम समझाया था ना तुम लोगों को, बेटा जब रोलिंग प्योर होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क क्या होगा? 0 होगा। एक चीज बताता हूँ तो डाउट क्यों दूसरी चीज में आ जाता है तुम लोगों को। प्योर रोलिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डज नॉट स्लाइड। स्लाइड नहीं करता, वो अक्सर देखा होगा वो वर्ड लिखते हैं विदाउट स्लाइडिंग।
विदाउट स्लिपिंग किस लिए लिखा जाता है? यस सर, यस सर, समझ क्या यस सर? क्या स्लाइड नहीं करेगा तो फ्रिक्शन कैसे वर्क करेगा? घिसेगा तभी तो वर्क करेगा, जब घिसोगे नहीं तो कहाँ से वर्क होगा? ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आएगा फिर उठ जाएगा, तो कोई वर्क होगा ही नहीं, चाहे इंक्लाइन हो चाहे जैसा मर्जी हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था भैया, यहाँ से बॉल जब छोड़ेंगे नीचे ग्राउंड पर आएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है ना, नीचे आ गए तो इसके पास दो एनर्जी आ गई। व्हाट इज EEE? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ओमेगा V/R डाल देना, वेलोसिटी आ गई √2GH 1 + I/mr²। ये फॉर्मूला तुम लोगों को याद है? पहले किया था, टेबल बनाए थे कि याद आ रही? यस सर। यस सर, यस सर। ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी कंजर्व किया कि नहीं किया तुम लोगों ने? ये कहाँ से आया? एनर्जी कंजर्वेशन से आया ना, ऊपर पोटेंशियल नीचे काइनेटिक। Yes, sir. यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स लगता तो एनर्जी कंजर्व कर लेते? फ्रिक्शन फोर्स का कोई वर्क होता तो एनर्जी कंजर्वेशन करते? संजय मम्मी बुला रही है। नहीं, No, sir. ढंग से जाके घर पे पढ़िए आप लोग बैठ के, हर चीज पूछने से नहीं आएगा, दिमाग भी लगाओ। बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, पैकेज पढ़िए, देन न्यूमेरिकल करिए। बच्चों ऐसी बातें मत करो, थोड़ा दिमाग भी लगाओ तुम लोग कि रोलिंग का मतलब भी समझ नहीं आया। रोलिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने एग्जांपल क्लास में भी अक्सर दिया हुआ था इन लोगों को पहले कि बेटा बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे हैं, किसी एक बच्चे को पीछे आना है, उसने इसके सर पे पैर रखा, फिर पैर उठाया दूसरे के सर पे रख दिया, फिर उठाया तीसरे के रख दिया, धीरे धीरे पीछे से आगे पहुंच गया। तो सर पे पैर रख के रखो उठा लो, रखो उठा लो, घिसना नहीं है उस पे पकड़ के, पैर घिस घिस के थोड़ी ले जाना है, उठाया रख दिया, उठाया रख दिया। काहे का वर्क डन होगा फ्रिक्शन का? भाई जब वो पॉइंट तुम स्किड नहीं करोगे अलोंग डायरेक्शन ऑफ सरफेस तो क्यों वर्क डन होगा? कोई वर्क डन नहीं होगा। चलिए, तो समझ आ गया होगा इंक्लाइन प्लेन का रोलिंग का चक्कर। फ्रिक्शन लगेगा, ध्यान रखना, इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन तो लगेगा, क्योंकि आपको ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा, ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा। ओमेगा बढ़ाने के लिए फ्रिक्शन पीछे लगाना पड़ेगा। फ्रिक्शन शायद हमने बताया भी होगा आप लोगों को, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, दो डायग्राम बना लो। अच्छा आदित्य, तुम्हें एक चीज और बताना है, थोड़ा सा शांत होके आराम से चीजें, परेशान हो। तुम उस दिन पूछा, पूछने के बाद 2 बार पूछा, हमने स्किप किया क्योंकि मुझे बाद में समझाना था। इसके बाद फिर अलग से ले लिया, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रोलिंग। टेलीग्राम पे क्या करूं भैया, लिख के भेजूं? समझ आ जाएगा लिख के भेजने से? हैं तो आदित्य, समझ आ जाएगा टेलीग्राम पे पूछ लेगा तो? तू तो डंडा लेके पीछे पड़ जाता यार एकदम। अरे क्लास में तुमने 2 बार पूछा, हम समझ गए क्या पूछ रहे हो। वेट करो, अगले क्लास लगने दो। अब क्लास खत्म हुई पीछे, फिर उसने टेलीग्राम लिख दिया, सर व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन ड्यूरिंग इन अनइंक्लाइंड प्लेन। ये काम रह गया, एक एक चीज छोटी छोटी पूछो कि मैं बताता रहूं बैठ के। डाउट पूछो, क्वेश्चन पूछो। जब हम स्किप कर रहे हैं इसका मतलब है कि वेट करो, जब हम पढ़ाने का टाइम आएगा तो हम पढ़ाएंगे, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब चिल्लाना। देखो ये हर चीज का अपना समय होता है ना, हर चीज एक जगह तो बताई नहीं जा सकती, जब जिसका नंबर आएगा तो समझाया जाएगा। देखो ये क्या हो रहा है, पहला केस है मोशन डाउन टू द प्लेन, तो mg sin थीटा इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ज्यादा करता रहेगा। mg sin थीटा
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को इंक्रीज करता रहेगा। ये तो mg sin थीटा काम करेगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा। अब हमें टेंशन हो रही है कि यार हमें ओमेगा कहाँ से बढ़ेगा, ओमेगा mg sin थीटा तो बढ़ा नहीं सकता, तो ओमेगा इंक्रीज करने के लिए हमें फ्रिक्शन फोर्स अप टू द प्लेन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा का मोशन होगा डाउन टू द प्लेन, फ्रिक्शन को सपोर्ट करेगा। देखो ये फ्रिक्शन फोर्स ओमेगा को बढ़ाने लगेगा, ओमेगा को इंक्रीज करता रहेगा, mg sin थीटा वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा। समझो जरा, mg sin थीटा वेलोसिटी इंक्रीज करता रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स ओमेगा को इंक्रीज करता रहेगा। इस तरह से हर एक स्टेज पर v इक्वल टू ओमेगा आपकी फॉलो होती रहेगी और प्योर रोलिंग होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जो फ्रिक्शन है दैट शुड बी सफिशिएंट। सफिशिएंट फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला बताया था टेबल में, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू mg tan थीटा अपॉन नहीं mg sin थीटा अपॉन, कोई बता दो, याद बता दो कोई। 1 plus mr square by I. mr स्क्वायर बाई आई। तो ये बेटा फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा होगा तभी आपका काम। अगर फ्रिक्शन आप कम कर देंगे, जैसे रोड की रफनेस थोड़ा आपने कम कर दी, स्मूथ बना दिया रोड को, फिर स्किड भी करेगा। प्रॉपर रोलिंग नहीं बोल सकते हैं बिकॉज फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहेगा, तो ओमेगा सेम रेट से बढ़ा नहीं पाएगा। तब फ्रिक्शन क्या करेगा, तब उसको प्रॉपर रोलिंग जब नहीं करा पाएगा तो वो स्किड करना शुरू करेगा, और जब स्किड करने लगेगा मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप करेगा, तो यहाँ फ्रिक्शन का वर्क आ जाएगा, फ्रिक्शन का भी वर्क आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी को लॉस करना स्टार्ट कर देगा वो। ये चीज होती है, इसीलिए इम्पोर्ट लिखा जाता है फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन दिस। और अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें म्यू में, तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन mg tan थीटा अपॉन m1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई। डेरिवेशन से भी आप लोगों ने किया था, हमने टेबल से फार्मूला भी आपको बनवाया। फ्रिक्शन में tan थीटा क्यों आएगा? नहीं सर, mg नहीं आएगा ना। राइट, mg नहीं आएगा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस mr स्क्वायर बाई आई आ जाएगा। इसीलिए लिखा जाता है ग्रेटर देन दैट। अगर कम कर दोगे तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्किड करना स्टार्ट कर देगा, प्योर रोलिंग आगे मत डालना। जब घिसोगे तो फ्रिक्शन वर्क करना शुरू कर देगा। दूसरा होता है रोटेशन अप टू द प्लेन, रोलिंग अप टू द प्लेन। अब हम अप टू द प्लेन क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखो बॉल ऊपर जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज होगी ड्यू टू mg sin थीटा। अंकित बताना इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? सिर्फ अंकित बोलेगा और कोई नहीं बोला। बोलो अंकित। अंकित कोई बच्चा नहीं है क्या अपने बैच में यार? उसका नाम अंकित तो था यार। तीशा बताओ, तीशा। सर पीछे लगेगा फ्रिक्शन। पीछे आगे मत बता, ये बता कि mg sin थीटा क्या करेगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा सर। हैं? घटाएगा। ओमेगा क्या करना है, क्या करना पड़ेगा? ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा। चुप कर, पागलपन बात करती है, हैं? वेलोसिटी कम हो रही है तो ओमेगा क्यों बढ़ाएगी? रोलिंग कैसे रहेगी? v इक्वल टू ओमेगा सेटिस्फाई करनी है ना हमेशा। बोलो। हाँ सर। नहीं कुछ चाय पीती है सुबह, कुछ नाश्ता पानी होता है तुम लोगों का कि बस ऐसे चल रहा है व्रत? 2 बजे के बाद ही होगा, 2:30 बजे के बाद। अरे तुम अभी इतनी देर से हम बकबक करे जा रहे हैं। तीसरा चौथा केस है कि बेटा अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी कम होगी तो ओमेगा कम करना पड़ेगा, क्योंकि v इक्वल टू ओमेगा हमेशा सेटिस्फाइड करानी पड़ेगी। तो वेलोसिटी कम होगी ऊपर जाने से तो ओमेगा मुझे कम करना पड़ेगा। ओमेगा कम करने के लिए मुझे फ्रिक्शन के 2 ऑप्शन है। अब सोचो जरा, घूम तो ऐसे रही है, इसको मुझे कम करना है, बताओ कहाँ लगाऊं फ्रिक्शन?
ओमेगा कम करना है, बढ़ाना नहीं। बोल। up to the Up the plane. 12 the देख है ना, ओमेगा कम करना है तो ऊपर लगा देना, ओमेगा के अगेंस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा जब ये इसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, और उसी समय एग्जैक्टली ओमेगा जीरो करनी पड़ेगी। तो ये प्योर रोलिंग होता है ना, V जीरो ओमेगा जीरो, ये सिचुएशन है। तो फ्रिक्शन ऊपर लगा देना, सफिशिएंट फ्रिक्शन जितना है ये होना चाहिए, म्यू सफिशिएंट लिखा होना चाहिए, प्रॉपर रोलिंग होती रहेगी। एंड ड्यूरिंग लिख लो आप, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म रोलिंग, सभी लोग लिखिए, लिखिए सभी लोग, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म रोलिंग During uniform rolling, no work done by force of friction, no work done by force of friction. hence Hence, it obeys it obeys principle of conservation of mechanical energy, principle of conservation of mechanical energy. प्योर रोलिंग लिख दिया तो आप बिना सोचे समझे काइनेटिक पोटेंशियल कंजर्व कर लेना, क्योंकि फ्रिक्शन है लेकिन उसका कोई वर्क नहीं है, तो उसको लगा के वेलोसिटी कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं। और कहीं कोई किसी को डाउट है रिगार्डिंग एनी थ्योरी पार्ट, रोटेशन में कुछ पूछना है थ्योरी से रिलेटेड? चलो पढ़ना है, कल पढ़ना, परसों पढ़ना, कल शायद क्लास है। यस, कल ही क्लास है, टाइम ज़्यादा दोनों पास है नहीं। चलो मैं आज अभी ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ, कल आधे घंटे न्यूमेरिकल करा के फिर कल भी ग्रेविटेशन पढ़ा दूंगा। तुम्हारे पास 3-4 दिन मिल जाएंगे, थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे 3 दिन, संडे मंडे, मतलब 5 दिन मिल जाएंगे तुम्हें बढ़िया। 5 डेज में रोटेशन ग्रेविटेशन अपना खत्म कर लेना। जो डाउट्स होगा नेक्स्ट वीक देख लें। 2-3 पेज फिलहाल फिर भी छोड़ दो, कभी कोई चीज रोटेशन से याद आ जाएगी आपको हमें तो हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशन। फिजिक्स को आप सभी लोग थोड़ा शिद्दत से अच्छे से समझिए। फिजिक्स एक ऐसी मेडिसिन है, बिना खाए ठीक होने वाले नहीं है। बात बड़ी सीधी सी है, चाहे वो तीखी लगे या मीठी लगे, खाना तो पड़ेगा। आप सभी जानते हैं बिना फिजिक्स के मेडिकल के कॉलेज का दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा नहीं। कितनी बार हमने क्लास में बकबक किया है। बायोलॉजी में जिसके 150 नंबर आएंगे, बॉटनी में 150, जूलॉजी में, तो मैं अगर 100 में से 100 बच्चे हैं जिसके 150 बॉटनी जूलॉजी में आए हैं, तो 100 में से मुझे लग रहा है कि 1 या 2 बच्चे होंगे जिसके फिजिक्स में 170 160 आ सकते हैं या 150 आ सकते हैं। ऐसे 100 में से 1 या 2 बच्चे होंगे जो बायोलॉजी में 150 लाएंगे, तो फिजिक्स में 170 160 या 150 लाएंगे। 98 बच्चे जो होंगे, एटलीस्ट 95% तो होते ही हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर 150 बच्चा यहाँ ला रहा है, अगर 180 में से 150 नंबर लाता है, तो अगर मैं इसके दिमाग को थोड़ा सा रीड करूं, इनकी पोटेंशियल को अगर मैं चेक करूं, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 98% बच्चे 150 लाने वाला हार्डली 100 to 130 के बीच वेरी करता है। तो मैं अगर एक्सट्रीम मार्क्स 130 ले लेता हूं, चलो 130 मैंने ले लिया कि 150 यहाँ लाएगा तो 130 मैक्सिमम ला सकता है, मेरा अपना एनालिसिस है। 1-2% की बात नहीं करता, 98% ऐसे ही बच्चे नंबर लाएंगे। तो 130 फिजिक्स, 130 केमिस्ट्री, ये एक्सट्रीम बता रहा हूँ। 150 लाने वाले बच्चे 98 ऐसे बच्चे होंगे 100 में से जो फिजिक्स केमिस्ट्री में 130 ज्यादा नंबर नहीं लाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी में अगर वो 30 नंबर की गलतियां करते हैं, बॉटनी में 30, केमिस्ट्री में, सॉरी जूलॉजी में, तो यहाँ फिर कम से कम 40 से 50 नंबर की गलतियां करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अगर हम उनके लेवल, दिमाग के लेवल को चेक करें।
टोटल मार्क्स जोड़ लो जरा, कितना हुआ? 260 नंबर ये हो गया, 300 ये हो गया। पहले के जमाने में सेलेक्ट बच्चा हो जाता था, पहले के जमाने में बच्चा सेलेक्ट हो जाता था, क्योंकि 560 नंबर में सिलेक्शन हो जाता था। आज के टाइम पे बिना 600 के बाद तो मिनिमम बन ही नहीं रही है ना। इसका मतलब है कि अगर बायोलॉजी में 170, 160 प्लस अगर बायोलॉजी में लाता है 165, 170, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 130 अगर लाए एक तो भी बात नहीं बनेगी। एक आध में 150 जाए नंबर केमिस्ट्री में या फिजिक्स में 150 चला जाए, इधर 160, 165 के आसपास नंबर आए, तो आपको, क्योंकि आपको 30-40 नंबर खींचने हैं भाई, तो 10 नंबर केमिस्ट्री से बढ़ जाए, यहाँ 20-30 नंबर इधर से बढ़ जाए, तब जाके 600 के कैटेगरी में आप पहुंच सकते हैं। ये एनालिसिस है। आपको भी जनरल एनालिसिस करनी चाहिए यार, कि यहाँ से इतनी आएगी, यहाँ से इतनी आएगी, तो यहाँ से कितनी आएगी। इस हिसाब से आप हर सब्जेक्ट को आप किसी सब्जेक्ट को, अब जमाना हो गया 500 कट ऑफ हुआ करती थी, 525, 560, 569 तक बच्चों को मिल जाता था। 500 प्लस बच्चा हो जाता था, खुश हो जाता था, मेरा कॉलेज कहीं ना कहीं मिल सकता है। अब 600 प्लस होने के बाद वो सिक्योर हो सकता है कि मुझे कॉलेज कहीं ना कहीं मिल सकता है। बिलो 600 तो बात ही नहीं हो रही। अब कहाँ बात हो रही है। पिछले साल भी ठीक है, पिछले साल कंफर्ट थोड़ा था, इस साल थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो इसलिए अब अगले साल क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा इस बारे में हम नहीं जानते, लेवल क्या रखेंगे ये। फिर भी आप लोग इस बात से पूरा प्लानिंग करके हर चीज करिए, हर सब्जेक्ट पढ़िए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बैलेंस बनाना, सारे टाइम प्रॉपर यूज करना। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट लेके बैठ गए पूरे दिन एक ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, पेरेंट के जो पैसे यूज कर रहे हैं आप, वो पैसे भी आपके ही हैं, पेरेंट के क्या कुछ नहीं है। और जो आप टाइम आपका 1 साल जा रहा है, ये भी आपका ही है, पेरेंट का क्या उसमें जाना है। अरे बहुत खराब आप करोगे तो थोड़ा चिंता करेंगे, थोड़ी डायबिटीज हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे, और क्या होंगे। बहुत खराब करोगे थोड़ी बीमार हो जाएंगे 1 आध साल के लिए, फिर ठीक हो जाएंगे वापस। कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ करोगे तब जाके थोड़ी और प्रॉब्लम उनको क्रिएट होगी। उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नुकसान उनका क्या होना है, कोई नुकसान नहीं होना है। नुकसान जो भी होना, पैसे का, टाइम का, फ्यूचर का, लाइफ का, सब आपका होना है, उनका क्या होना है। देखिए ग्रेविटेशन फिनोमेनन बहुत अननोन आपके लिए नहीं है। दिमाग में जब भी पढ़ने जाना तो आप हमेशा इलेक्ट्रोस्टैट माइंड में रखना, इलेक्ट्रोस्टैट का ही ये पार्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ा दूं, जैसे होता है केपलर्स लॉ। 3 लॉज हैं केपलर के। नंबर 1 लॉज ऑफ, बताना क्या होता है, लॉज ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट को लॉ देखो बेटा, ये कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इससे बात बनेगी नहीं, इतना तो 9th वाला भी जानता है। सन के जो करीब पॉइंट होता है इसका नाम क्या होता है, पेरिजी होता है। सन से जो बहुत दूर पॉइंट होता है इसका नाम क्या होता है, अपोजी होता है। पूरा डिस्टेंस 2a हम लोग लेते हैं, ये डिस्टेंस हम 2b लेते हैं, 2 इंटू बी। सन से करीब आएंगे, यहाँ वेलोसिटी इसकी ज्यादा होती है, वी मैक्सिमम क्यों होती है अभी मैं बताऊंगा। और जब ज्यादा दूर होते हैं तो वेलोसिटी इसकी क्या होती है, कम होती है। इसके पीछे क्या लॉजिक है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये जस्ट पॉइंट था। अभी एडिशनल पॉइंट बाद में लेता हूँ, पहले मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ। सेकेंड पॉइंट, लॉज ऑफ एरिया। लॉज ऑफ एरिया है कि एरियल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मीनिंग ये है कि अगर आप सन के करीब यहाँ एक एरिया ले लो
और सन से ज्यादा डिस्टेंस पे जाके एक एरिया ले लो। A, B, C, D. If time from A to B is equal to time from C to D, time from point C to point D, अगर टाइम बेटा इक्वल है तो एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ABS इक्वल टू एरिया ऑफ CDS, है ना? एरिया ऑफ CDS इक्वल होंगे। Area of ABS is equal to area of CDS. एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों होगी? वाई एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट, इसे समझ लेते हैं। वाई डेल्टा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बात समझिए, देखिए, नोट कर लो पहले इतना जल्दी से, जो कर रहा नोट करो। मेरा लॉजिक समझना। पहली बात देखो, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू एरियल वेलोसिटी। 2 इंटू मास इंटू एरियल वेलोसिटी, ये रिलेशन है, लिख लो जरा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 2m डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। नाउ देखो बेटा, ये सन की पोजीशन है, कहीं भी एक प्लैनेट की पोजीशन दिखा दो। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट, हमेशा लाइन पर होती है। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन टू प्लैनेट। ये पोजीशन वेक्टर है प्लैनेट का फ्रॉम द सन, आर वेक्टर फ्रॉम सन टू प्लैनेट। फोर्स फ्रॉम प्लैनेट टू सन, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ? प्लैनेट से टुवर्ड्स सन दे रखी है। दोनों RF एक ही लाइन में है। जब एक ही लाइन में है तो क्या आपको टॉर्क बनेगा? टॉर्क क्या होगा? जीरो, नो टॉर्क। टॉर्क नहीं होगा मतलब d by dt of angular momentum zero. d by dt of angular momentum zero. If dl by dt is zero, that means L remains constant. और अगर L कांस्टेंट होगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा ही, फिर आप क्या बोलेंगे? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कांस्टेंट, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कांस्टेंट। भैया L कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या होगा? देखिए कांस्टेंट रहेगा। ये इसका फार्मूला है। हो गया सभी को कंफर्म? यस सर। अच्छा, इसी से साथ ये भी दूसरा पॉइंट, इसी कंटिन्यूएशन में देखो आप, इसी देखो सन इधर है, ये देखो आर मिनिमम डिस्टेंस है। आर मिनिमम होगा तो मैंने वेलोसिटी मैक्सिमम किया। जब आप राइट हैंड साइड गए तो यहाँ मुझे आर मैक्सिमम दिखा, आर मैक्स होगा तो वेलोसिटी कम हो गई।
क्यों होना चाहिए ऐसा भाई? ऐसा इसलिए होना चाहिए बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। यहाँ एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, m v max r मिनिमम करना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट इक्वल कैसे आएगा? यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी। डिस्टेंस ज्यादा है, वेलोसिटी हम कम कर देंगे। अरे यहाँ दोनों कर दिया, r max करना था, ये r है। तो याद रखना, इन केस ऑफ Kepler's, in case of elliptical path, velocity is inversely proportional to distance of the planet from the sun. r कम, स्पीड ज्यादा। Third point, point number 3, laws of period. Laws of period. लॉज ऑफ पीरियड क्या है देखिए लॉज ऑफ पीरियड? ये भी बड़ा सिंपल सा रूल है। इफ फोर्स इज गिवन बाय Gmm over r square, तो इस फोर्स को आप लिख देना मास, छोटा वाला मास प्लैनेट का है, बड़ा वाला मास सन का मास है। mv² बाई आर जो लिखते हैं ना सेंट्रीपिटल, इसे कर देना r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कर देना 2 पाई बाई टी। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ देखो आएगा टी स्क्वायर, यहाँ हो गया आर स्क्वायर इंटू आर, दैट इज आर क्यूब। ये रिलेशन बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ जो प्रूफ है ये परफेक्ट प्रूफ नहीं है, क्योंकि प्रूफ दिया था न्यूटन ने, केपलर ने प्रूफ नहीं दिया था। आप जानते हैं कि लॉ की कोई प्रूफ होते नहीं है। जो साइंटिस्ट लॉ देता है कोई प्रूफ तो कर पाता नहीं है, लॉ देता बाय एक्सपेरिमेंट। प्रूफ किया था न्यूटन ने, और न्यूटन ने पाथ को माना था सर्कुलर। इस प्रूफ को बहुत 100% हम लोग वैलिड नहीं मानते, क्योंकि पाथ इन्होंने चेंज कर लिया, पूरा इन्होंने एलिप्स से सर्कल बना लिया, फिर सर्कुलर का कॉन्सेप्ट डाला, टी स्क्वायर का रिलेशन बना दिया। लेकिन आप भी ये करना, बिकॉज दूसरा कोई प्रूफ ही नहीं है, दूसरा कोई इसमें फॉर्मूला लगता भी नहीं है, इसी से करना। जैसे आपको एग्जांपल दे दें कि भाई जो ग्रेविटेशन फोर्स है, सपोज करो ये प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 है, सपोज करो, है ना, r टू द पावर 4 है। मॉडिफाई कर दिया ग्रेविटेशन फोर्स को, if gravitational force is modified and as proportional to r to the power 4, then t square proportional to r to the power, बॉक्स के अंदर क्या होगा बताना है। चलिए बताइए। तो -3 -3
ये काम करो, जैसे किया वैसे करो, सभी लोग करो। लेफ्ट में लिखो GMM, R को जो पावर न्यूमरेटर में लो, R पावर 4 न्यूमरेटर में। सर 5 -5 राइट हैंड साइड हो गया m r ओमेगा स्क्वायर, m r ओमेगा स्क्वायर 2 पाई बाई t होल स्क्वायर। तो t स्क्वायर देखो भाई इधर आया, r पावर 4 जाएगा -3 हो जाएगा इधर, है ना? नहीं, r इधर r पावर 4 1 3 -3 t स्क्वायर -3 t प्रोपोर्शनल। कितना आंसर आया था? -3/2 आया था। सर आपने टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा था तो वो -3 आ रहा था क्वेश्चन में, टी स्क्वायर था ना। राइट, -3 आ रहा होगा, ठीक है। ये इसका जो भी कहीं भी मॉडिफाई करेंगे आप, मॉडिफाई करना सीखना, रट रटा के मत पहुंच जाना। रट रटा के डॉक्टर भी बनते हैं लोग, पता लगे दवाई देना किसी और बीमारी की, दे दिए दूसरी बीमारी की। दवाइयाँ वही दो जहाँ जो जरूरत है, ये नहीं कि जो मर्जी फॉर्मूला रटा हुआ जो जहाँ है लगा दिया, आंसर मैच कर गया, नहीं मैच कर गया तो तुक्का लगाया, छोड़ दिया। पॉइंट इसमें नोट और बना लो, कुछ एलिप्स में पॉइंट की जरूरत पड़ेगी आपको। इसमें वर्ड होता है इसेंट्रिसिटी, सिंबल होता है ई, वैल्यू थी 1 - b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। b क्या है और a क्या है आप जान ही रहे हैं। a है मेजर डायमीटर का हाफ, b है माइनर डायमीटर का हाफ, हाफ ऑफ मेजर हाफ ऑफ माइनर डायमीटर। a एंड b है। कल तो वैसे साथ चिकन तगड़ा ही बन रहा था ऐसा। और क्या ये हो गया, समझ आया? मुझे तो रोहित भी आगे आशा था, मेरे चढ़ी ना अभी। एंड बीच में ओरिजिन मार्क करना, ये पॉइंट मार्क करना, फोकस होगा, एक फोकस राइट होगा, दूसरा फोकस लेफ्ट हैंड साइड होगा। घर से रोटी लिख गया ना, F डैश 5 रोटी मैं सब मम्मी ने बनाई तो 10 थी, मैं और चाचा चले गए, होता है फिर मैं 5 ही लेके चला गया। AE इधर जाएंगे तो भैया 3 खा के चले गए अपनी, और इतने के एक खाली वो भी घर आ गया। आलू वही है ना, हाँ आपके तो 2 रोटी बना ऊपर पहुंचा दी। पूरा डिस्टेंस ये है, हैं? ये क्या भी चीज? है। हाँ ये थोड़ा सा आपको हैं? चीज देखनी पड़ेगी, जैसे मान लो सपोज और वो तो इन दोनों ने खा लिया F डैश पॉइंट पर, रोटी से, F डैश पॉइंट पर सन दिखा दिया, यहाँ हाँ यहाँ सन दिखा दिया। रोटी के खाया इन्होंने, मैं तो झिक्का में तो मैंने फिर अंडे ना उबाल के रखे थे, पास वाला पॉइंट है, वे खाए बंदा। डिस्टेंस ज्यादा वाला पॉइंट है, पेरिजी पे R कम होगा, वेलोसिटी ज्यादा होती है। फिर भैया ने दुकान खोली, R ज्यादा है, वेलोसिटी कम होगी। तो आपको बताना है कि मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, बताइए जल्दी से। आंसर E के फॉर्म में आएगा बेटा ना, आंसर E के फॉर्म में आएगा। सर 1/1 - e।
तो डिस्टेंस आपको समझ आ गया ना। देखो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ए माइनस ए, ये देखो आर आ गया इसका ना, ये आर मिनिमम है। फिर ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया ए, दिस इज ए, तो आर मैक्स आ गया ए प्लस ए, है ना, आर मैक्स आ गया ए प्लस ए। तो वी मैक्स बाई वी मिनिमम 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, क्योंकि ए कैंसिल हो जाएगा। तो के प्लस लॉ सभी को क्लियर हुआ। जरा इस पेज को जल्दी नोट करो बेटा, बाकी लोग नोट करो जल्दी से। हाँ जी, हो गया ना, आगे चलें। Yes, sir. चलो अब आप थोड़े 11th 12th को भी याद करो, क्योंकि हर चीज डेराइव तो करेंगे नहीं, क्लास 11 बना देंगे तो बताया ना कि एक ही जो चैप्टर हो पाएंगे। जैसे देखो मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, थोड़ा सा यहाँ हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि कुछ एक चैप्टर तो निकालना जल्दी से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, चार्ज का मैं लिख देता हूँ। जैसे पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फार्मूला, चार्ज प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आएगा, प्लस अट्रैक्टिव को शो करता है। रिपल्शन होता है प्लस का मतलब रिपल्शन पॉजिटिव से होता है, अट्रैक्शन नेगेटिव को डिनोट करता है, तो आएगा के क्यू बाई आर। डाइपोल यहाँ नहीं आएगा, डाइपोल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपने रिंग बना लिया था, कैपिटल आर, इसे एक्स ले लेता हूँ, चार्ज क्यू, रिंग का पोटेंशियल कितना था एक्सिस पर, के क्यू बाई ये वाले लेंथ, ये वाले, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, दीज आर ग्रेविटेशन पोटेंशियल। इसके बाद होता था हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के अंदर मास नहीं है, मास होगा सरकमफरेंस में, लिख दो हॉलो स्फीयर। होलो स्फीयर, हाँ 12th याद करो ना, तभी तो मैं यहाँ कर पाऊंगा। जब 12th याद नहीं रहेगी तो मैं यहाँ कैसे कराऊंगा। 3 केस लिया जाता है, आर लेस देन आर, आर इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन आर, एक इन्फिनिटी भी हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो बेटा अंदर मास नहीं है, अंदर चार्जेस नहीं है, नो चार्ज। मैं मास पे चला गया, रुक जा, मैं तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहा हूँ अंदर। ये सब ना आप इलेक्ट्रोस्टैट में डेरिवेशन में कराऊंगा जाऊंगा, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैट यहाँ डेराइव नहीं करा रहा हूँ, ये सब इलेक्ट्रोस्टैट में डेराइव कराएंगे। अगर आपको नहीं याद रहेगा ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे।
जिसमें आप कंफर्ट है पहले वहां देख लिया करो, फिर उसमें जाओ जो तुम्हें कम आती है। जैसे 12वीं ज्यादा करी हुई, 12वीं से 11वीं में जाना है। जिसको ग्रेविटेशन ज्यादा आता है हम ग्रेविटेशन से इलेक्ट्रोसेट में जाते हैं। क्योंकि आप 12th पास बच्चे हैं इसलिए आप लोग इलेक्ट्रोसेट से आ जाइए, आपको ग्रेविटेशन पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आर अगर लेस देन आर होगा, अंदर चार्ज तो है नहीं, कोई फील्ड नहीं है, नो फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहती है। मतलब सरफेस पर भी देखिए पोटेंशियल वही आएगा, इनसाइड पोटेंशियल भी वही आएगा। अंदर आप कहीं भी जाओगे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अरे ग्रेटर लेना था यार, रुक जाइए, ग्रेटर है। क्या रीजन है पोटेंशियल कांस्टेंट होने का? रीजन बताना। देयर इज नो फील्ड इनसाइड स्फीयर। अच्छा, आर ग्रेटर देन आर जाओगे, यस पोटेंशियल होगा। कितना होगा ये? के क्यू बाई स्मॉल आर होगा। जहां जाओगे वहां जाना, जहां जाओगे वहां यूज करना। बाहर जाओगे डिस्टेंस जो भी डालना डालो, इन्फिनाइट पे डालेंगे जीरो, पोटेंशियल जीरो। पहले इतना कंपेयर कर लें फिर आगे चलते हैं। तो एक काम करो, तुम्हें करना क्या रहेगा पेपर में कि के को रिप्लेस करना है माइनस जी से, माइनस सब में लगाना, एंड चार्ज को रिप्लेस करना है मास से। अब सारे फॉर्मूले लिखते जाओ, फॉर्मूला लिख डालो। रिंग से लिख लो, मास ले लेना, पॉइंट मास लिया, होलो स्फीयर ले लिया हैविंग मास कैपिटल एम। सभी फॉर्मूला वैसे यार जी डायरेक्ट लिखो, मैं तो डायरेक्ट उसी में लिख दूंगा। देखो मैं यही लिख रहा हूँ, के हटा दिया, चार्ज हटा दिया, बस। माइनस कैपिटल जी एम माइनस कैपिटल जी एम। देखा कितना आसान है। ये करना बस। जहां पोटेंशियल जीरो होती है हम उसे रेफरेंस लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफरेंस लेवल बोलते हैं। तो रेफरेंस लेवल इज इंफिनिटी। ये रेफरेंस लेवल विल बी एट इंफिनिटी। ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? एक और आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा, सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड फील्ड में चार्ज होता है, मैं चार्ज से बता रहा हूँ क्योंकि शायद मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग चार्ज से कंफर्ट रहेंगे, पता होगा आप लोगों को ये सब। चार्ज अंदर पड़ा हुआ है, चार्ज अंदर भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका पोटेंशियल के फॉर्मूले में, अब देखो अंदर चार्ज तो है, अंदर फील्ड जीरो तो होती नहीं है, एक R0 भी लेना है यहाँ और एक R infinity भी लेना है। यस, लिख लिया? कोई तो लिखा करो, बोलो पहला लाइन बोलो। अरे तुम लोग हो या चल निकल लिए कुछ लोग? सर Q/2 कैपिटल R क्यूब इंटू R 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल R स्क्वायर। बस ना, R इक्वल टू R डालते रहो, इसी में डालते जाओ, सारी चीजें आती जाएंगी। KQ/R, R0 डालेंगे कितना आएगा? R0 डालो, R स्मॉल R0 3/2 R 3/2 KQ/R, R ग्रेटर देन R। फॉर्मूला नहीं चेंज करना है, वैसे लिखना जैसे पहले लिखा था हॉलो के लिए। एट इनफाइनाइट जीरो। ध्यान से देखना, मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ होगी, देख के बताओ, मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ लग रही है आप लोगों को? सेंटर पे। सेंटर पे लग रही है। रेफरेंस लेवल कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। रेफरेंस लेवल एट इन्फिनिटी। फॉर्मूला के कन्वर्ट कर लिया ग्रेविटेशन में सभी लोग? नहीं किया क्या? मैं करूं? अरे तुम लोग हमारा इंतजार करते रहते हो, बड़े आज्ञाकारी टाइप के बच्चे हमारे हैं। माइनस माइनस लगाते जाओ, GM लिखते जाओ, करना क्या है? जहां जहां माइनस GM लिखते जाओ।
अब बताओ जरा मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ दिख रही है आप लोगों को? -GM/R -3/2 GM/R। मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी दिख रही है? ठीक है सर 0। कहाँ पर है? इन्फिनिट। ध्यान रखना, ये लाइन चेंज हो गई थोड़ी सी, ध्यान से। मैक्स पोटेंशियल तो कॉन्सेप्ट तो सारे सीखने पड़ेंगे, डेरिवेशन आए ना आए, डेरिवेशन आती नहीं आती, अल्टीमेटली फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा आप लोगों को। ग्राफ बना लेता हूँ। ग्राफ के फॉर्म में देखो कैसे ग्राफ बनाएंगे। पहले स्फीयर बना लो। अच्छा, पोटेंशियल नेगेटिव है, हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो आप नीचे से शुरू करना। सेंटर पे पोटेंशियल, वही पोटेंशियल थोड़ा आगे जाने पर भी होगी, और थोड़ा आगे जाओ, यहाँ भी वही पोटेंशियल आएगी, यहाँ भी आएगी, इस वाले पॉइंट पर भी सेम पोटेंशियल आएगी, हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल आएगी। इसका मतलब है कि सेंटर से सरफेस तक एक लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी, ऐसे पीछे जाएंगे तो सेंटर से सरफेस तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी। आगे जाएंगे वेरी होना शुरू हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। माइनस क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव साइन इसलिए लिया क्योंकि नीचे है, इसलिए नीचे आना पड़ा। ये देखो सीधी लाइन, सरफेस तक सीधी लाइन, देन डिक्रीजिंग अप टू सरफेस स्ट्रेट लाइन है, देन आगे डिक्रीज होगी। इधर माइनस आ, इधर प्लस आ। पॉजिटिव होता तो ऊपर बना लेता, नेगेटिव है इसलिए नीचे बना लिया। चलो अब सॉलिड स्फीयर का ग्राफ बना लो। ग्राफ ऑफ सॉलिड स्फीयर। आप लोग बना लो, फिर मैं बनाता हूं। बनाओ जल्दी ग्राफ बनाओ, बाहर चेंज मत करना, आउटसाइड कोई चेंज नहीं करने हैं। यस, बनाता हूं मैं। बना लिया होगा आप लोगों ने। बस ये चेंज करूंगा, देखिए बस ये आउट से नहीं चेंज करना कुछ भी। बार बार रिजल्ट कॉमन है तो ग्राफ क्यों चेंज होगा? अंदर देखो, यहाँ ध्यान से देखो, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर न्यूमरेटर में है। कहाँ पर है? न्यूमरेटर में। पैराबोला बनेगा। आर स्क्वायर न्यूमरेटर में क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा, है ना। तो हम अंदर पैराबोला बना देंगे। देखिए यहाँ से पैराबोला मैंने बना दिया, पैराबोला बना दिया। इसके बाद फिर आगे कर्व लाइन जैसे बनाता तो इसे बना लेना, लिख देना यहाँ पैराबोला पी, पैराबोला है। और इसे क्या बोलते हैं? ये वाली कर्व लाइन हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल लिखो सभी लोग, लिखिए। इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
at the center of Earth is assumed to be zero. Then find gravitational potential on the surface. Gravitational potential on the surface. अगर सेंटर पर जीरो मानेंगे आप, सरफेस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगी बताना है. Get complete wrong. लिखिए, on changing reference level, gravitation potential will change, but difference in gravitational potential remains same. Difference in gravitational potential remains same. Difference in gravitational potential remains same. मतलब पहले सरफेस का क्या पोटेंशियल था, सेंटर का क्या पोटेंशियल था, अभी सरफेस का क्या होगा, सेंटर का क्या है, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा. पहले सरफेस का था -gm/r, सेंटर का था -gm/3/2 gm/r पहले था. अभी सरफेस का उसने मान लिया निकालना है, सरफेस का निकालना है, सेंटर मान लिया इसने 0. सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा. gm/r. कर लो, ढंग से कर लो, gm/r ढंग से कर लो. एलसीएम ले लो जरा. Oh, 2 gm/2r. हाँ, चलो हमने पोटेंशियल बता दिया है. कल हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, फिर हम लोग स्केप करेंगे, स्केप वेलोसिटी. कल हम खत्म कर देंगे ग्रेविटेशन थ्योरी पढ़ा के, 2-4 एग्जांपल करके अगर हम खत्म करेंगे, क्योंकि 2 महीने होने जा रहे हैं. इतना टाइम है नहीं कि आप 4 महीने फिजिक्स तो पढ़ नहीं सकते हो. 4 में फिजिक्स पढ़ोगे, 2 महीने थोड़ी पढ़ोगे 12th क्लास. 4 महीने में 11th हो जाएगी, 2 महीने में 12th हो जाएगी, कैसे होगा फिर. इसलिए आप मेहनत करिए, क्योंकि सिलेबस थोड़ा जल्दी होंगे. घर पे टाइम निकाल के 4-5 दिन है, खूब जम के एक्सरसाइज सॉल्व करिए. चलिए जाइए. अच्छा आप